मुझे अपने करीब ही किसी की बातों की आवाज़ आई और कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी। मैंने झाड़ी के पत्ते एक तरफ करके देखा तो मुझे एक हवालदार नजर आया जो मुझसे बमुश्किल 10 कदम दूर से गुजर रहा था और वो मेरी तरफ भी देख रहा था। उसके हाथ में स्टेन गन थी। उसकी चाल और उसका दाएं बाएं देखना साफ बता रहा था कि वो कुछ तलाश कर रहा है। जाहिर है वो हमें ही ढूंढ रहा था। मैंने उसे पहचानने की कोशिश ही ना की। मैंने झाड़ी के पत्ते छोड़ दिए ताकि पूरी तरह छुपा रहूं, लेकिन झाड़ी से सरसराहट सी उठी। वो हवालदार चौंक कर रुक गया और उसने मेरी तरफ देखा। तब मुझे शक हुआ कि ये चेहरा जाना पहचाना है। उसके सर पर स्टील हेलमेट थी। मैं पीछे हटने लगा तो झाड़ी में और हरकत हुई। हवालदार ने 1-2 कदम मेरी तरफ उठाए और स्टेन गन हिप के साथ लगाकर बुलंद आवाज से कहा कि जो कोई भी हो बाहर आ जाओ वरना गोली चला दूंगा। तब मैंने उसे पहचान लिया। वो हवालदार मेरी ही बटालियन का था और मैं जब भगोड़ा हुआ था उस वक्त वो नायक था। वो इतना दिलेर था कि उसे ये भी डर न था कि झाड़ी में जो कोई भी छुपा हुआ हो वो उस पर फायर करेगा। मैंने उसे करीब आने दिया। वो मुझसे 4-5 कदम दूर रह गया। मैं जरा बुलंदी पर था, जिसे आप छोटी सी टीकरी कह सकते हैं। हवालदार अमीर खान, मैंने कहा, बेखौफ होकर आगे आ जाओ और मुझे देख लो। हो कौन तुम? अमीर खान ने पूछा और आगे बढ़ता आया। जब वो मेरे सर पर आ गया तो मैं झाड़ियों से उठ खड़ा हुआ। उसने चौंक कर हैरत ज़दगी के आलम में मुझे देखा और बोला, खानी तुम? मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर उसे झाड़ी की ओट में बिठा लिया। मेरे आंसू निकल आए। वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं कहाँ गायब हो गया था। मैंने उसे इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बताया कि जापानियों की एक पेट्रोल पार्टी के हाथ चढ़ गया था और उन्होंने मुझे जंगी कैदी बना लिया था। फिर मैंने उसे बताया कि जंगी कैद में मैं तो मुशक्कत और भूख से मरने वाला हो गया था। जापानियों ने मुझे कहा कि मैं इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो जाऊं तो ठीक है, वरना मुझे गोली मार देंगे। मैंने अपनी जान बचाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और इस तरह जिंदा रहा। अब यहाँ छुपा बैठा हूँ और बैठे रहने का मतलब यह है कि कोई अपना आदमी आए और मुझे अपनी यूनिट में ले जाए। फिक्र ना कर गराई, हवालदार अमीर खान ने कहा, अपना यही बयान रखना। मैं तुम्हें अपने कंपनी सूबेदार अशरफ साहब तक ले चलूंगा। तुम उन्हें जानते हो, अपने ही गराई हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे। ये हवालदार मेरी तहसील का रहने वाला था और जिस सूबेदार का उसने नाम लिया था वो भी हमारी तहसील का था। मैं जिस वक्त भगोड़ा हुआ था उस वक्त वो जमादार यानी नाइब सूबेदार हुआ करता था। हवालदार अमीर खान ने मेरे जिस्म में रूह फूंक दी और मैं उठ खड़ा हुआ और उसके साथ चल पड़ा। वो छावनी नहीं थी, ना बारकें थीं, वो जंग का महाज था। मोर्चों का वसी इलाका था जहां खैमा कोई भी नजर नहीं आता था। वहां पूरी बटालियन मोर्चों में थी और दूर दूर तक बिखरी हुई थी। ये बड़ा ही गर्म महाज था और यहाँ खून रेज लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं। गुज़िश्ता रात उस बटालियन पर कमांडो रेड हुआ था जिसे शब खून कह लें। हवालदार अमीर खान मुझे सूबेदार अशरफ के पास ले जा रहा था। ये तो मालूम ही नहीं था कि सूबेदार अशरफ कहाँ है। वहाँ तो खलबली मची हुई थी और हर कोई भाग दौड़ रहा था। हमारी कमांडो पार्टी का यही शब खून कामयाब रहा था। हवालदार अमीर खान मुझे साथ लिए चला जा रहा था और ये भी बता रहा था कि रात को बटालियन का कितना नुकसान हुआ है। एक तो उस बटालियन का, जो दरअसल मेरी बटालियन थी, पूरे का पूरा एमुनिशन डंप उड़ गया था। उसमें ग्रेनेडों के बॉक्स भी थे और मार्टर गनों के गोले भी। छोटे एमुनिशन का कोई हिसाब किताब ही नहीं था। इसके अलावा हमारी पार्टी ने, जिसका इंचार्ज एक जापानी अफसर था, उस बटालियन को जानी नुकसान बहुत पहुंचाया था। एमुनिशन के धमाके के साथ ही बटालियन जब मोर्चों से निकली तो मेरी पार्टी ने स्टेन गनों और सब मशीन गनों से ऐसा जालिमाना फायर किया था कि बहुत से जवान मारे गए और जख्मी भी बहुत हुए। हवालदार अमीर खान ने मुझे बताया कि उन्हें रात को ही पता चल गया था कि यह किसी जापानी बटालियन या ब्रिगेड का हमला नहीं, बल्कि ये उनका कमांडो ऑपरेशन है। इसीलिए बटालियन के मोर्चों से बेतरा रोशनी राउंड फायर होने लगे थे। बटालियन ने हमारी कमांडो पार्टी को घेरे में लेने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी को जिंदा ना पकड़ सके। बटालियन की तरफ से भी गोलियों का जो छिड़काव हुआ था उससे मेरी पार्टी के कई जवान मारे गए थे। अब बटालियन की तमाम नफरी सारे इलाके की तलाशी ले रही थी कि कमांडो पार्टी का कोई जख्मी मिल जाए। उन्हें अभी तक कोई जख्मी जिंदा नहीं मिला था। जो कमांडो भी मिला वो मरा हुआ। तलाश अभी तक जारी थी। तकरीबन सारी बटालियन इसी तलाश में सारे इलाके में बिखर गई थी। मेरी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। हर कोई भाग दौड़ रहा था। ये तो किसी को तवक्को ही नहीं थी कि मैं 2 साल लंबी गैर हाजिरी के बाद वापस आ जाऊंगा। हवालदार अमीर खान ने मुझे बताया था कि सरकारी तौर पर तो मुझे लापता करार दिया गया था, लेकिन सब कहते थे कि मैं मारा जा चुका हूँ। इस इलाके को मैं पहले बयान कर चुका हूँ। घने जंगल का इलाका था जिसमें टीकरियाँ भी थीं और ज़रा हटकर पहाड़ियाँ भी थीं, और ये टीकरियाँ भी और पहाड़ियाँ भी दरख्तों से, झाड़ियों और ऊंची घास से लदी हुई थी। वहाँ से किसी आदमी को तलाश करना आसान नहीं था।
हवालदार अमीर खान मुझे साथ लिए बड़ी ही तेज इधर उधर घूम फिर रहा था। सूबेदार अशरफ कंपनी सूबेदार था, इसलिए मैं समझता था कि इस कमांडो शब खून के बाद वो कितना मसरूफ और कितना फिक्रमंद होगा। आखिर सूबेदार अशरफ एक नशेब में उतरता नजर आ गया। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि मुझे सूबेदार अशरफ के पास ले जाना फौजी कायदे कानून के मुताबिक नहीं था। मुझे सबसे पहले सूबेदार मेजर के पास ले जाना चाहिए था और सूबेदार मेजर ने मुझे एजुडेंट के पास और एजुडेंट ने मुझे कमांडिंग ऑफिसर के पास ले जाना था। उस वक्त मेरी हैसियत एक भगोड़े की थी और इसके साथ ही मैं जापानियों के साथ मिल जाने का और शब खून मारने का मुजरिम भी था। लेकिन हवालदार अमीर खान मुझे सूबेदार अशरफ के पास इसलिए ले जा रहा था कि वो मेरी बात सुनकर मुझे बचाने का कोई तरीका या जरिया सोच लेगा। अगर मेरी दाढ़ी इसी तरह लंबी होती जिस तरह बर्मा के जंगलों में थी तो मुझे अपनी पलटन का कोई भी फर्द ना पहचान सकता, लेकिन जापानियों के पास आकर मैंने दाढ़ी बहुत छोटी करवा ली थी, जिससे मेरा चेहरा काबिल शनाख्त हो गया था। हवालदार अमीर खान ने मुझे सूबेदार अशरफ के सामने जा खड़ा किया तो सूबेदार अशरफ ने मुझे सर से पांव तक देखा। मैं उस वक्त जापानी फौजी वर्दी पहने हुए था। गुस्से से सूबेदार अशरफ का चेहरा सुर्ख हो गया। वो मुझे आईएनए का कोई हिंदुस्तानी फौजी समझा और ये तो उसे समझने में ज़रा सी भी देर न लगी कि गुज़िश्ता रात की कमांडो पार्टी में एक जवान भी था। लेकिन हवालदार अमीर खान हंस पड़ा। हंसते क्यों हो? सूबेदार अशरफ ने अमीर खान से कहा और मुझे गाली देकर बोला, मारो गोली इसे और यहीं ख़त्म कर दो। देखो इन्होंने कितना नुकसान किया है, हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तानियों का नुकसान किया है। सूबेदार अशरफ बोलते बोलते चुप हो गया और उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जम गई। मेरे होंठों पर शायद मुस्कुराहट आ गई थी। सूबेदार अशरफ ने आगे होकर मुझे और गौर से देखा। अपना गराई है सूबेदार साहब, हवालदार अमीर खान ने कहा और मेरा नाम लिया। फिर बोला, ये रात दुश्मन की पार्टी के साथ आ तो गया था लेकिन एक जगह छुप गया था। इसने भागने की कोशिश नहीं की और मुझे इसने खुद आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि वो अपनी बटालियन में वापस आना चाहता है। ये तो हो नहीं सकता था कि सूबेदार अशरफ मेरे साथ फ़ौरन बगलगीर हो जाता और प्यार और मोहब्बत की बातें शुरू कर देता। वो इंडियन आर्मी का सूबेदार था और अपनी जिम्मेदारियों से अच्छी तरह आगाह था। उसकी कंपनी का बाकी बटालियन की निस्बत ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि जिस तरफ मेरी पार्टी ने शब खून मारा था उस तरफ उसी कंपनी के मोर्चे थे। अब तो इसने यही बयान देना है, सूबेदार अशरफ ने कहा। पकड़ा जो गया है। नेशनल आर्मी में तुम्हें क्या मिलता है जो अपनी आर्मी में नहीं मिलता था? उसने हवालदार अमीर खान से पूछा। इसे मेरे पास क्यों ले आए हो? ले जाओ इसे सूबेदार मेजर के पास। मैं ये बता देता हूँ कि इसे किसी ने जंगी कैदी नहीं बनाना। सीओ साहब कहेंगे कि इसे गोली मार दो। पहले आप इसकी बात तो सुन लें सूबेदार साहब। हवालदार अमीर खान ने कहा, अपना गराई है और इस पर जापानियों ने बहुत ही जुल्म पहले ही कर दिया है। ये तो जंगी कैदी था लेकिन उन्होंने इसे इतना ज़्यादा मारा पीटा कि यह मजबूरन आईएनए में शामिल हो गया। मैंने जो झूठ बोला था वो बोला। मैंने झूठ जोड़ जोड़ कर ज़रा लंबा बयान दिया जिसका मतलब ये था कि मुझे जापानियों की एक पेट्रोल पार्टी ने पकड़ दिया और यहाँ ले आए थे। फिर मैंने कहा कि कैदी कैंप में हमसे इतनी मुशक्क़त करवाई जाती थी जो गधा भी मुश्किल से कर सके, लेकिन खाने को बहुत ही थोड़ा दिया जाता था जिससे आप ये समझ लें कि फाके करने पड़ते थे। मैं तो हड्डियों का ढांचा बन गया था और मैंने 3-4 दिनों बाद मर जाना था। मेरे दूसरे साथियों का भी यही हाल कर दिया गया था। मैंने झूठ पर झूठ बोलते हुए कहा कि हम जब पाँव पर खड़े होने के काबिल न रहे और मौत साफ नजर आने लगी तो जापानियों ने कहा कि नेशनल आर्मी में शामिल हो जाओ वरना आज से तुम्हारा पानी भी बंद कर दिया जाएगा। आप ये समझ लें कि हम नीम गशी की हालत में नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे। सूबेदार अशरफ ने मुझसे पूछा कि मुझे जापानियों ने किस मुकाम से पकड़ा था। मैंने एक और झूठ बोला और उसे एक जगह बता दी। किसके साथ बात कर रहे हो? सूबेदार अशरफ ने कहा। मैं सूबेदार हूँ, कंपनी का लांगरी नहीं हूँ। वहां तक जापानियों की हवा भी नहीं पहुंच सकती थी। मैं भी उसी पोजीशन में था। देख भाई मियाँ, सच्ची बात बता दो और मैं पर्दा डालने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए तो इसे आपके पास लाया हूँ सूबेदार साहब। हवालदार अमीर खान ने कहा। इसकी बात पर मैंने भी यकीन नहीं किया था। आखिर अपना गराई है, अगर हमने इसे आगे कर दिया तो इसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा और इसको सजाए मौत मिलेगी। इसके माँ बाप पर रहम करें और सूबेदार साहब इसे बचाने का कोई जरिया सोचें। सूबेदार अशरफ ने मेरे हाथ से स्टेन गन छीन ली और उसकी नाली देखी। देखो इसकी गन, इसने हवालदार अमीर खान से कहा। मालूम नहीं इसने इस स्टेन गन से कितनी मैगजीनें खाली कर दी होंगी। मुझसे कोई भी कसम ले लें सूबेदार साहब, मैंने कहा। मैंने थोड़े से राउंड हवाई फायर किए थे कि मेरा पार्टी कमांडर ये ना कहे कि मैंने एक भी गोली फायर नहीं की। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं जिस पलटन पर रेड करने आया हूँ ये मेरी अपनी पलटन है। मैंने ये सोचा था कि मेरे हाथों कोई मेरा हिंदुस्तानी भाई ना मरे। मैंने इरादा कर लिया था कि यहीं छुपा रहूंगा और सुबह अपना ये हथियार पलटन के हवाले कर दूंगा। फिर मेरे साथ जो भी सलूक करते हैं करते रहें। मैं ये मान लेता हूँ, सूबेदार अशरफ ने कहा।
तुम 10 जमातें पढ़े हुए हो और मैंने सिर्फ 4 जमातें पढ़ी थी, लेकिन मेरी अकल का मुकाबला तुम्हारी अकल नहीं कर सकती। तुम साफ कह दो कि भगोड़े हुए थे, तुम जंगी कैदी नहीं हुए थे। हवालदार अमीर खान ने भी मुझे यही बात कही और मैंने सच बोल दिया। ये तुम्हारा कसूर नहीं, सूबेदार अशरफ ने कहा, यह तालीम का कसूर है। अगर तुम मुझसे किसी अनपढ़ आदमी से मशवरा ले लेते तो वो तुम्हें यही मशवरा देता कि अंग्रेज़ों के पास बहुत बड़ी ताकत है और तुम उनसे आज़ाद नहीं हो सकते। हवालदार अमीर खान ने और मैंने मिलकर उसकी मिन्नत समाजत की तो उसने कहा कि चूंकि तुमने अब सच बोल दिया है और मैं अपना यह वादा पूरा करूंगा कि तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम वही झूठ बोलना जो मेरे आगे बोला था। उसने मुझे एक बयान ज़बानी याद करवा दिया और मुझे साथ लेकर एक और तरफ चला गया। वो मुझे सूबेदार मेजर के पास ले जा रहा था। पहला सूबेदार मेजर मुसलमान था। पता चला कि वो बर्मा में मारा गया है। अब एक सिख सूबेदार मेजर था। सूबेदार अशरफ और हवालदार अमीर खान ने उस सिख सूबेदार मेजर से कहा कि मैं रात को ही खुद ही पहुंच गया था और मैंने अपनी स्टेन गन से एक राउंड भी फायर नहीं किया था। उन्होंने ही मेरी जगह बयान दिया कि मैं जंगी कैदी था और भूखा प्यासा रख कर ज़बरदस्ती INA में शामिल कर लिया गया और अब मुझे मौका मिला और मैं वापस आ गया हूँ। सूबेदार मेजर ने मुझे एजुडेंट के सामने पेश किया। वहाँ मैंने वही बयान दिया जो सूबेदार अशरफ ने बताया था। फिर मुझे कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश किया गया। उसके आगे भी मैंने वही बयान दिया। सूबेदार अशरफ ने और सूबेदार मेजर ने भी मेरी सिफारिश की और मुझे बेगुनाह समझकर बरी कर दिया गया। अगर ये कोई छावनी होती और जंग ना होती और मैं इसी तरह भगोड़ा होकर वापस आता तो किसी ने मेरे झूठ पर एतबार नहीं करना था। मेरा कोर्ट मार्शल होता और इसकी मुझे इंतहाई सजा मिलती, लेकिन वो मैदान जंग था और गर्म मैदान जंग था जहां एक एक आदमी की ज़रूरत थी और हालात बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं थे। इसलिए मुझे छोड़ दिया गया और कमांडिंग ऑफिसर ने फैसला दिया कि मैं अपनी कंपनी में चला जाऊं। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि उस रोज़ बटालियन बहुत ही मसरूफ़ थी, इसलिए अंग्रेज़ अफसरों ने मेरे झूठे बयान पर एतबार कर लिया और मुझ पर कोई जिरा ना की। 2 रोज़ के बाद मुझे कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया। उसके पास एक अंग्रेज़ मेजर बैठा हुआ था। मुझे उन्होंने अपने पास बिठा लिया। मालूम हुआ कि यह मेजर इंटेलिजेंस ऑफिसर है और मुझसे INA के मुताल्लिक मालूमात लेने आया है। उस मेजर का ताल्लुक डिवीज़न या ब्रिगेड ही से हो सकता था। मैंने उसे INA के मुताल्लिक तमाम बातें बताईं और उन दोनों अंग्रेज़ अफसरों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे झूठ भी बोले जो INA के खिलाफ जाते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि INA की तंजीम, डिसिप्लिन और मोराल कैसा है। मैंने उन्हें बताया कि INA में ज़्यादातर वो जवान हैं जो जंगी कैदी हो गए थे और उनमें लड़ने का मोराल खासा कमज़ोर है। मैंने ये भी बता दिया कि INA के हिंदुओं ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह कहना शुरू कर दिया है। इस तरह वो जो कुछ पूछते रहे मैं बताता रहा और ये भी बताया कि हमें कुआलालंपुर में कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी और वही उनका यानी जापानियों का हेडक्वार्टर है। अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दो, मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा। अगर हम कुआलालंपुर में रेड करने के लिए कमांडो पार्टी भेजें तो क्या तुम उस पार्टी को ठीक तरह गाइड कर सकोगे? हाँ साहब, मैंने जवाब दिया। सिर्फ गाइड ही नहीं कर सकूंगा बल्कि उस जगह खुद रेड करूंगा जहां भरपूर वार करने से जापानियों की कमर टूट जाएगी। कुछ और बातें पूछकर मुझे फारिग कर दिया और यह भी कहा कि तैयार रहना। मेरी कमांडो पार्टी की 13 लाशें मिली थीं जो एक जगह इकट्ठी कर ली गई थी। मैंने ये लाशें खास तौर पर जाकर देखी थी। मैं दरअसल ये देख रहा था कि फसीह अहमद जिंदा निकल गया था या मारा गया था। वो जिंदा निकल गया होगा, उसकी लाश लाशों में शामिल नहीं थी। पार्टी कमांडर जो जापानी था वो भी मारा गया था। बर्मा फ्रंट से लेकर मलाया के उन मोर्चों में पहुंचने तक मेरी बटालियन की आधी नफरी मारी जा चुकी थी। उस नफरी में 3 अंग्रेज अफसर भी थे जिन्हें मैं जानता था और जिनके साथ मेरी सलाम दुआ थी, वो मारे गए थे। पुराने लोग मौजूद थे जिन्होंने मुझे देखा तो बहुत ही हैरान हुए। मुझे कंपनी में शामिल कर लिया गया। सूबेदार अशरफ उसी कंपनी का सूबेदार था और हवालदार अमीर खान भी उसी कंपनी की एक प्लाटून में था। 2 रोज़ के बाद ब्रिगेड ने कुआलालंपुर की तरफ एडवांस किया। अब मैं अगर ये सुनाना शुरू कर दूं कि हमने एडवांस किया तो रास्ते में जापानियों ने मुज़ाहमत की या ना की, या हम कहाँ जा पहुँचे और वहाँ जो लड़ाई हुई वो किस तरह हुई, और फिर हम वहाँ से किधर गए, तो ये बात बड़ी ही लंबी हो जाएगी। ये जंग की तफसीलात होंगी जिनके साथ आपको इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। मैं इतना ही बताना काफ़ी समझता हूँ कि जापानियों के कदम उखड़ चुके थे और अब ये कदम जम नहीं रहे थे। ये मैं पहले तफसील से सुना चुका हूँ कि जापानियों की सप्लाई लाइन और कुमक कट चुकी थी। अंग्रेज़ों का और अमरीकियों का हमला बड़ा ही ज़ोरदार और ज़बरदस्त ताकत वाला था। अब जापानी कहीं घात लगाकर अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई फौज पर फायरिंग कर सकते थे, लेकिन कहीं जम कर लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। मैं उस जंग की बात करूंगा जो मेरे अंदर शुरू हो गई थी। मैं तो अंग्रेज़ों से आज़ाद होने चला था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसे जंगलों में फेंक दिया जो कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने बड़ा ही डरावना ख्वाब देखा हो।
वो जंगल और वहाँ की ज़िंदगी ख्वाब की तरह याद आने लगी। लेकिन ये सोचते सोचते कि वो ज़िंदगी बड़ी डरावनी थी, ये ख्याल भी आ जाता कि वो तो बड़ी प्यारी और बेफिक्री की ज़िंदगी थी। अगर मैं जंग ख़त्म होने तक वहीं रहता या वहीं था हो के रह जाता तो कितना अच्छा होता। दरअसल मेरे अंदर एक इनकलाब आ गया था। मैं उसी बटालियन से भागा था और कई बार ख्याल आया था कि पकड़ा गया तो मेरा मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा और हो सकता है कि सजाए मौत ही मिल जाए। लेकिन मैं वापस बटालियन में ही आ गया और खैरियत गुजरी। मुझे मुतमईन हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर तलखियाँ सी पैदा होने लगीं। बार बार ये ख्याल आता कि ऐसा हुआ क्यों? क्या अल्लाह ताला ने मुझे किसी गुनाह की सज़ा दी थी? क्या अल्लाह ताला ने मुझे जिस्मानी और रूहानी तौर पर पुख्ता करने का ये सबब बनाया था कि मुझे जंगलों में फेंक दिया? अगर ऐसा ही था तो फिर मैं अल्लाह के हजूर सुरखरू था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। खूबसूरत और नौजवान लड़कियों ने मुझे अपने जिस्म पेश किए थे जो मैंने कबूल ना किए, बल्कि उनकी इज्जतें बचाईं। फिर मुझे उस इनकलाब से ये फ़ायदा मिला कि हिंदुओं को मैं समझ गया कि ये लोग किस जहनीत के लोग हैं। ये हिंदू अंग्रेज़ों के बाद हम सब मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते थे। आईएनए में जो हिंदू थे उन्होंने तो हमें अपना ग़ुलाम समझना शुरू कर दिया था। ये मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। ऐसा ख्याल फ़ौज में भर्ती होने तक मुझे कभी भी नहीं आया था। क्या मुसलमान हमेशा ग़ुलाम रहेंगे? मुझ में आज़ादी का जज्बा पैदा हो गया था। पहले तो मैं कहा करता था कि अंग्रेज़ों से आज़ाद होना है, लेकिन हिंदुओं ने मेरे उस जज्बे को और मजबूत कर दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं के साथ मिलकर आज़ाद नहीं होना, वरना यह बहुत बड़ा धोखा होगा। मैं उन चंद एक सीधे साधे बल्कि कम अकल मुसलमानों में से था जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई में यकीन रखते थे। मैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का कायल था और यही सोचकर मैं आईएनए में शामिल हुआ था। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के मामले में हिंदू मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन आईएनए में जाकर हिंदुओं ने मेरी आंखें खोल दीं और उसके बाद कुछ और वाक़यात भी हुए जिनमें हिंदुओं ने अपना आप और ज़्यादा वाज़िया करके दिखा दिया। मसलन इंडोनेशिया की जंग आज़ादी। आगे चलकर मैं इंडोनेशिया की जंग आज़ादी की कुछ तफसीलात मज़ीद सुनाऊंगा। ब्रिगेड जब एडवांस कर रहा था तो मैं अपने इन ख्यालों में खोया हुआ था। मुझे ये ख्याल भी आया कि इंटेलिजेंस के अंग्रेज़ मेजर ने मुझसे पूछा था कि कुआलालंपुर पर यानी जापानियों और आईएनए के हेडक्वार्टर पर कमांडो रेड किया जाए तो क्या मैं गाइड करूंगा? मैंने कहा था कि ज़रूर गाइड करूंगा। अब मुझे ख्याल आने लगा कि अल्लाह करे इन अंग्रेज़ों को ये ज़रूरत महसूस हो कि कुआलालंपुर पर शब खून मारा जाए और मुझे साथ ले जाएं, फिर मैं आईएनए के किसी भी हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं दरअसल बताना ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक कशमकश शुरू हो गई थी और यह भी महसूस कर रहा था कि मेरे ख्यालों और मेरी सोचों में कोई और ही रंग पैदा हो रहा है और मेरा दिमाग कुछ पुख्ता होना शुरू हो गया है। फौज से भगोड़ा होकर बर्मा के जंगलों में जाने तक मैं अच्छे किरदार का आदमी नहीं था। अगर आपको याद है तो मैंने अपनी इस दास्तान के आगाज़ में बताया है कि मैं फ़ौज में क्यों भर्ती हुआ था। मैं ज़रिया मुआश के ख्याल से फ़ौज में नहीं आया था, वो कुछ और ही मजबूरी थी। आपको ये भी याद होगा कि मैंने अपने दोस्त हमीद के साथ मिलकर एक पीर को किस तरह फेंटी लगाई थी। ये शरीफ लोगों का काम नहीं था जो मैंने हमीद के साथ मिलकर किया था। फिर जिस तरह मैं कोहाट छावनी में वाजदा से मिलता रहा वो भी कोई शराफत नहीं थी, लेकिन अब मेरे ख्यालात कुछ और हो गए थे और उन सोचों में गुम होकर मुझे कुआलालंपुर वाला फैजुल हक याद आने लगा। उसकी शख्सियत ने मुझे बहुत ही मुतासिर किया था। मैं तो इल्म फजल के हसूल की खातिर उसकी शागिर्दी में बैठना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। अब मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि फैजुल हक से मिलने का एक और मौका पैदा हो जाए और मैं उससे पूछूं कि मेरे अंदर ये जो कश्मकश पैदा हो गई है ये क्या है और मैं किस तरह इस पर काबू पा सकता हूँ। फैजुल हक की ये बात मुझे याद आने लगी कि दुनिया देखेगी कि ये सारा खिता यानी मलाया वगैरह एक मुसलमान मुल्क बन गया है और हो सकता है कि ये 2 मुसलमान मुल्क बन जाएं। उसने ये भी कहा था कि मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जापानियों को इसीलिए भेजा था कि पुराने बादशाहों के तख्ते उलट जाएं और फिर यहाँ इस्लाम का झंडा बुलंद हो। मैंने ये भी कहा था कि हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों का तख्ता उलट जाएगा और 1 या 2 मुसलमान मुल्क वजूद में आएंगे। मैं उससे ये पूछना चाहता था कि यह खित्ता अपने आप ही मुसलमान मुल्क बन जाएगा और क्या हिंदुस्तान में भी बग़ैर किसी कोशिश के 1 या 2 मुसलमान मुल्क वजूद में आएंगे? कोशिश के बग़ैर कुछ हासिल नहीं हुआ करता। इसके लिए ख़ुसूसन आज़ादी हासिल करने के लिए जान के नजराने देने पड़ते हैं। मैं फैजुल हक से ये पूछना चाहता था कि मैं कम अकल हूँ और आप दानिशमंद हैं, मुझे बताएं कि ये मुल्क किस तरह वजूद में आएंगे और अगर उन्हें वजूद में लाना है तो मेरा फ़र्ज़ क्या होगा। आपने महसूस किया होगा कि मैं उस वक्त के जिन ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ वो अधूरे अधूरे और कच्चे कच्चे से हैं। हो सकता है कि आप कहें कि इनका कोई सर पैर नहीं,
यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त मेरी अकल खाम थी, लेकिन मेरे अंदर एक रोशनी जल उठी थी जो मुझे कोई और रास्ता दिखा रही थी, और मैं अभी उस रास्ते को समझने के काबिल नहीं हुआ था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी बटालियन में वापस आकर गलती की है। मुझे वो कबायली पठान याद आ गए जिनका मैं कैदी हो गया था। मेरी नज़रों के सामने वो बूढ़ा पठान आ गया जिसने मुझे कुछ समझाने की कोशिश की थी और मैं समझ गया था। मेरे अंदर आज़ादी की तड़प उसी बूढ़े पठान ने और उसी घर की औरतों ने पैदा की थी। मैं फिर अंग्रेज़ों की आर्मी में आ गया तो मैं यूं महसूस करने लगा जैसे मैंने उस हुर्रियत पसंद कबायली पठान के साथ वादा खिलाफी ही नहीं बल्कि गद्दारी की है। कबायली पठान याद आए तो उनकी जंग आज़ादी भी याद आ गई। मैंने अपने आप में ऐसी शर्मसारी महसूस की जैसे मैं अपने आप से नफरत करने लगा हूँ। ख्याल आया कि मैं उन्हीं के पास रह जाता तो ज़्यादा अच्छा था। अब मैं उन तक नहीं पहुँच सकता था। सोचते सोचते दिमाग में ये आई कि एक बार फिर कुआलालंपुर जाने का इत्तफाक हुआ तो मैं फैजुल हक के पास पहुँच जाऊँगा और उसे कहूँगा कि बाकी उम्र उसी के साथ गुजारूँगा और फ़ौज में वापस नहीं जाऊँगा। मुझे यूं महसूस होने लगा था जैसे मुझे रूहानी इत्मीनान फैजुल हक के यहाँ से ही मिलेगा।